हाय स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार गुप्ता श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 11 अकाउंटेंसी में लेसन 4 का द्रोणनामचा में रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग बता रहे हैं। इसमें आज आपको आगे बताएंगे नॉमिनल अकाउंट। हम आपको पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट बता चुके हैं और इसके बाद आज पढ़ेंगे हम नॉमिनल अकाउंट। इसको वास्तविक खाता या अवास्तविक खाता या नाम मात्र का खाता या आय व्यय का खाता, ठीक। नॉमिनल अकाउंट को अवास्तविक खाता के नाम से भी जानते हैं, नाम मात्र के खाता के नाम से भी जानते हैं और आय व्यय के खाता के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं आय व्यय खाता हमारा क्या है। आय व्यय खाता या नॉमिनल अकाउंट से ऐसे खाते से है जो हमारे व्यवसाय में आय एवं व्यय, लाभ एवं हानि से जो भी लेखे से संबंधित होते हैं तो इसे ही हम अवास्तविक या नाम मात्र का खाता या आय व्यय का खाता कहते हैं, ठीक। यानी कि व्यवसाय में जो व्यय होगा, हानि होगा, आय होगा, लाभ होगा, उन्हीं को ही हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में शामिल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, एक्सपेंसेज या एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंस ETC इत्यादि। रेंट अकाउंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, एडवर्टीजमेंट आदि ये सब क्या होते हैं, हमारे आय व्यय खाते संबंधित होते हैं, नॉमिनल अकाउंट संबंधित होते हैं। तो इसका अकाउंट में लेखा करने का नियम क्या है, आते हैं रूल्स देखते हैं। इसका रूल्स है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, expenses and losses and credit all income and gains, एक्सपेंस और लॉस को डेबिट कर देंगे और इनकम और गेंस को क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेंट पेड यानी किराया दिया। हम आपको बताए हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें दो पक्ष प्रभावित होते हैं, एक को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं। तो रेंट पेड यानी इसमें भी हमारे दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं, एक तो रेंट और दूसरा रेंट के बदले क्या पेड किया जा रहा है, रेंट के बदले कैश पेड किया जाता है। इसलिए एक तो रेंट हो गया और दूसरा कैश हो गया, दो पक्ष प्रभावित हुए। अब देखेंगे रूल्स क्या है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस
रेंट पेड यानी किराया दे रहे हैं। जब हम किराया देंगे तो हमारे व्यवसाय का व्यय माना जाता है। क्या माना जाता है? व्यय माना जाता है। जब हम रेंट पेड करते हैं तो व्यवसाय का व्यय माना जाता है। व्यय यानी एक्सपेंस माना जाता है। तो एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक। अब रेंट के बदले हम क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। तो कैश हमारे व्यवसाय में आ रहा है कि व्यवसाय से जा रहा है? व्यवसाय से क्या हो रहा है? रेंट जा रहा है। यानी व्यवसाय से आने वाली वस्तुओं और संपत्तियों को ऋणी करते हैं और व्यवसाय से जाने वाली वस्तुओं और संपत्तियों को धनी करते हैं। और यानी कि हमारे व्यवसाय से कैश जा रहा है। जब कैश जा रहा है इसलिए यहाँ पे कैश को क्रेडिट करेंगे और रेंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। एंट्री बन गया हमारा। फिर दूसरा देखते हैं। मान लीजिए हो गया सैलरी रिसीव्ड। सैलरी रिसीव्ड। सैलरी रिसीव्ड यानी वेतन मिला। वेतन मिल रहा है यानी हमारे व्यवसाय का इनकम है, आय है। ठीक। जब हमारे व्यवसाय का इनकम है या प्रॉफिट है तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? उस कंडीशन में यही मानेंगे कि हमारे व्यवसाय का आय है। ठीक। आय बढ़ रहा है, पूंजी बढ़ रही है। तो उस कंडीशन में यह होगा कि इनकम को क्रेडिट करेंगे और सैलरी किस रूप में मिल रहा है? कैश के रूप में मिल रहा है। यानी व्यवसाय में कैश आ रहा है। व्यवसाय में आने वस्तुओं संपत्तियों को आने पर डेबिट करते हैं या रियल अकाउंट से संबंधित हमारा। तो इसका एंट्री क्या बन जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट और टू सैलरी अकाउंट। ये एंट्री बनेगा इसका। तो आइए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल और सारे पर्सनल अकाउंट का भी, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का, सभी का भी एक साथ में देख लेते हैं। मान लीजिए पहला हो गया हमारा बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। मान लीजिए 1 लाख रुपीज। सेकेंड गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित। थर्ड है गुड्स सोल्ड टू मोहन। इसके बाद फोर्थ हमारा है गुड्स या फर्नीचर परचेज्ड। इसके बाद बिल्डिंग सोल्ड। इसके बाद है कमीशन पेड। इसके बाद सातवां है इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये मान लीजिए अमाउंट हमारा है 15,000। ये हमारा हो गया 20,000। ये हो गया हमारा 12,000। ये मान लीजिए हमारा हो गया 14,000। ये हो गया 500 रुपीज़। ये हो गया 300 रुपीज़। अब इसका हम लेखा कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं इसका लेखा हम कैसे बनाते हैं।
सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे ऊपर लिखा जाएगा जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट, जिसके हम बनेगा। इसके बाद फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट डॉट, जब बनेगा या तो 31 दिसंबर को बनेगा या तो 31 मार्च को बनेगा। यदि हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा तो क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर रहेगा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता हमारा, तो 31 मार्च लिखेंगे। यदि हमारा कैलेंडर ईयर रहता है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर लिखते हैं, तो यहाँ पे 31 दिसंबर लिख देंगे, वर्ष लिखेंगे। ठीक, इसमें 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम आपका डेट का होता है, दूसरा पार्टिकुलर का होता है, तीसरा प्लेजर फोलियो नंबर, इसके बाद अमाउंट, डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक, अब आइए देखते हैं एंट्री कैसे करते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश से क्या किया जा रहा है, व्यवसाय प्रारंभ किया जा रहा है। जब व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है तो व्यवसाय में कैश आता है, व्यवसाय में कैश आता है और व्यवसाय द्वारा व्यवसाय में पूंजी लगाया जाता है, यानी कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक, इसलिए व्यवसाय में कैश आ रहा है तो डेबिट और कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। यहाँ डेट दिया रहेगा, डेट डालेंगे, यहाँ सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर डाल दे रहे हैं। यहाँ हो जाएगा आपका एंट्री पहली कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग, नरेशन यानी ब्यूरल, इसका बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कितना अमाउंट, 1 लाख है, डेबिट के सामने डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाला अमाउंट, क्रेडिट वाले कॉलम में। ठीक, अब ये जब हमारा एक नरेशन पूरा हो जाता है तो ऐसे इसका अंडरलाइनिंग कर देते हैं। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा है गुड्स परचेज फ्रॉम अमित। अब अमित है तो एक हमारा इसमें अमित पर्सनल अकाउंट आए और दूसरा परचेज, गुड्स परचेज यानी वस्तु है, वस्तु संबंधित है, यानी कि ये क्या हो गया, रियल अकाउंट संबंधित हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल है कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। अब यहाँ है गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, अमित से माल खरीदा जा रहा है, इसलिए अमित यहाँ देने वाले व्यक्ति हो गए। ठीक, और गुड्स परचेज यानी व्यवसाय में माल खरीदा जा रहा है, यानी व्यवसाय में माल आ रहा है, तो बताया गया व्यवसाय में आने वाली वस्तुओं और संपत्तियों को ऋणी करते हैं, यानी गुड्स परचेज, यानी परचेज अकाउंट डेबिट और टू अमित हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट और टू अमित। देखिए, किसी व्यक्ति का नाम अगर रहता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, व्यक्ति के आगे क्या करते हैं, अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, यदि अकाउंट का प्रयोग करना है तो पार्ट्स ऑफ एस लगा के अकाउंट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित, फ्रॉम अमित कितना है 15,000 या 15,000 रुपये। डेबिट वाला कॉलम सामने डेबिट, क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट सामने। ठीक, ये भी हमारा दूसरी एंट्री पूरा हुआ। अब देखते हैं तीसरा। तीसरे में कहा गया है गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को माल बेचा गया। जब मोहन को माल बेचा गया तो यानी मोहन क्या कहे, पाने वाले हो गए और बेचा जा रहा माल जा रहा है।
तो मोहन को डेबिट कर देंगे और टू सेल्स अकाउंट कर देंगे। मोहन डेबिट या पार्ट्स ऑफ यस लगा के अकाउंट लगा सकते हैं और टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, यही सिर्फ बीइंग लगा के गुड्स सोल्ड टू मोहन कर देना है, ये 20,000 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला है फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज करेंगे, इसमें भी दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं। एक तो फर्नीचर हमारा व्यवसाय में आ रहा है और दूसरे फर्नीचर खरीदने के बदले हम कैश दे रहे हैं, यानी हमारे व्यवसाय से कैश जा रहा है। तो जो चीज़ आता है उसको डेबिट, जो चीज़ जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। फर्नीचर आ रहा, फर्नीचर को डेबिट कर दीजिए, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी चौथी एंट्री है। अमाउंट कितना है 12,000 यानी 12,000 रुपये है, तो 12,000 लिख देते हैं। ठीक, अब एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान देना है हमको, नरेशन इसका कैसे बना, बीइंग फर्नीचर परचेज डायरेक्ट लिख देना है। ठीक, और एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो डेबिट वाला पक्ष होता है वो सबसे पहले ऊपर ही लिखा जाता है, जो क्रेडिट वाला पक्ष होता है वो नीचे लिखा जाता है, और डेबिट के जस्ट नीचे थोड़ा स्थान छोड़ के क्रेडिट को टू से दिखाया जाता है, शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो अब आते हैं पांचवी एंट्री पे, बिल्डिंग सोल्ड। बिल्डिंग सोल्ड यानी भवन बेचा गया। जब भवन बेचा जाएगा कैश आएगा और भवन जाएगा, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, कैश अकाउंट डेबिट और टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक, अमाउंट कितना है, मान लीजिए 14,000 है, 14,000। ठीक, अब इसके बाद है कमीशन पेड। नरेशन वही होगा बीइंग बिल्डिंग सोल्ड। ठीक, अब इसके बाद कमीशन पेड। कमीशन पेड हो रहा है यानी व्यवसाय के लिए व्यय है, कमीशन के बदले हमारा कैश जा रहा है। ठीक, व्यय को डेबिट करते हैं, कमीशन डेबिट टू कैश हो जाएगा। डेबिट टू कैश अकाउंट कितना है, 500 रुपये, 500 है, ये 500 रुपये लिखा जाएगा, ये भी 500 रुपये लिखा जाएगा। ठीक, अब आते हैं लास्ट एंट्री देखते हैं। लास्ट एंट्री क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है यानी व्यवसाय के लिए क्या है, लाभ है। ठीक, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, व्यवसाय के लिए लाभ हो रहा है, तो क्या होगा, लाभ को क्रेडिट करते हैं यानी इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। लाभ किस रूप में मिल रहा है, कैश के रूप में मिल रहा है, इसलिए व्यवसाय में कैश आ रहा है, कैश को डेबिट टू इंटरेस्ट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट रिसीव 300 रुपये है, 300 दिखा देंगे और 300 दिखा देंगे। ठीक, अब लास्ट में क्या करते हैं, इसको डेबिट और क्रेडिट साइड का योग कर लेते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर वाले कॉलम में टोटल लिखेंगे, टोटल अमाउंट जोड़ लेते हैं, देखते हैं 000 000 000 नहीं 00 5 3 8 हो गया। ठीक, अब इसके बाद 5 2 7 7 और 4 11 11 का 1 हासिल 1 1 1 2 2 4 4 1 5 5 1 6 हो गया, 6 6। ठीक, अब 1 है, 1 लिखा है, 1,61,800 आ गया। यहाँ इसमें भी वही सेम अमाउंट आएगा, 1,61,800 रुपये। ठीक, बस आज इतना ही। ठीक है, जय हिंद। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो इस वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है,
ठीक है, चलते हैं। जय हिंद।